हेलो हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे इस समय PYQ उत्तर प्रदेश PCS प्री 2022 चल रहा था। अब ख़त्म हो गया। 101 से लेके 150 क्वेश्चन 3 पार्ट में हो चुके थे। आज देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश PCS प्री 2021 के क्वेश्चन आंसर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं दोस्तों इसी क्रम में उत्तर प्रदेश PCS 2021 का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? आगे देखें, ऑप्शन गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आंसर इसका डी है, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, मुजफ्फरनगर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंट प्राप्त हुई है। 3 अलग अलग आकार के छल्ले, सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टाकसाल गिर रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखें उनके सामने, ऋषभनाथ, अष्टापद, वसुपूज्य, सिमेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी। तो देखें आंसर, ऋषभनाथ अष्टापद सही है, वसुपूज्य चंपापुरी था, समेद शिखर नहीं था। तो देखें इसमें सेमिनाथ, उज्जयंता, महावीर, पावापुरी था। देखिए, शमेध शिखर जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। तो ये वासुपूज्य वाला चंपापुरी, ये गलत था। यहाँ पे देखिए आप, बी गलत है। ये देखिए वासुपूज्य समेध शिखर, ये गलत है। ये चंपापुरी होनी चाहिए। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक रजा फारूकी खानादेश, मलिक सरवार ख्वाजा जहां मालवा। तो इसमें क्वेश्चन में दोस्तों, इसमें कह रहा है चौथे क्वेश्चन में कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। चौथे क्वेश्चन में तो इसका आंसर ये जो दिया हुआ है, मलिक सरवार ख्वाजा जहां मालवा, ये सुमेलित नहीं है। ये जौनपुर में है दोस्तों, ये जौनपुर में, मालवा में नहीं है। डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रागमाला सोमनाथ, ये देखिए ग्रंथ, ये रचयिता है। रस कौमुदी वेंकटरमन, राग विबोध पुंडरीक विट्ठल, चतुर्दंडी प्रकाशिका श्रीकंठ। तो इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर इसका, यहाँ से देखते हैं, ये आंसर है ए का 3, रागमाला पुंडरीक विट्ठल। बी का 4, रास कमोदी श्रीकंठ, राज कमोदी का श्रीकंठ। सी का 1, राग विबोध का सोमनाथ। डी का 2, चतुर्दंडी प्रकाशिका 2 मतलब वेंकटरमन। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ये देखिए, रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कमोदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। आगे देखें दोस्तों, फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था? देखते, ऑप्शन 1 अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, हसन निज़ामी। एक बार फिर ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन 1 अमीर हसन सिज्जी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी ने, ऑप्शन डी हसन निज़ामी ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 फवाद नामक पुस्तक, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन अमीर हसन सिज्जी ने लिखा था। ऑप्शन ए सही है।
निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो दिल्ली सल्तनत के 7 महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासनकाल से संबंधित थे। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। आगे देखें, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी फिरोजपुर, ऑप्शन डी मुल्तान। आंसर कौन सा सही? राजा रणजीत, बी सही है, लाहौर में किया था इन्होंने। एक्सप्लेनेशन देंगे। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की तथा लाहौर में ही तोप निर्माण का कारखाना खोला। रणजीत सिंह की अस्थायी सेना फौज ए आइन के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। राजा रणजीत सिंह अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहब को स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था, राजा रणजीत सिंह ने। आगे देखें, प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों लाला लाजपत राय ने भी की थी 18 या 20 में। सी बालकृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन किया था। सुभाष चंद्र बोस 38वां 39वां किए थे। लेकिन जिसके पास तिलक नहीं है उन्होंने जिसके पास तिलक है उन्होंने कोई अधिवेशन नहीं किया। तो देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुई थी। स्थापना के बाद से कई महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था। बस ये आंसर का सार है। आगे देखें, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? देखें, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी छबील दास, ऑप्शन डी अंबिका चक्रवर्ती। तो आंसर डी सही है कि ये नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। आंसर देखें, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, यशपाल तथा छबील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण बोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा में संबंधित नहीं थे, मतलब डी सही नहीं है। आगे देखें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। ये इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन आता है, की थी। इसकी स्थापना के समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था तथा इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। दोस्तों नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपको भारत के गवर्नर जनरल 1773 से लेकर 1947 तक पढ़ाया गया है। ये सारे वहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉलेज कैरियर एकेडमी पे, रिकॉर्डिंग क्लास पे आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। भारत के अंग्रेज जो गवर्नर जनरल थे सब। आगे देखें, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? ऑप्शन एक भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आंसर है दोस्तों ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये घटनाएं दी हैं, शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन गठन, दांडी मार्च। तो इतिहास दोस्तों ऐसा है, इससे महीना और साल दोनों पूछा जाता है, तो यह बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है। देखिए, साइमन कमीशन 1927 में किया गया था, तो 1927 में साइमन कमीशन पहला हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था, तो हो जाएगा। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 में किया गया था, तो ये हो जाएगा। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को किया गया था, तो वो हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि शारदा अधिनियम में ये सबसे क्रम में कौन आएगा। तो सबसे पहले आएगा साइमन कमीशन। तीसरा जिसमें सही है, ये देखिए तीसरा सही है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तीसरा, दूसरा, पहला एंड चौथा। आगे देखें, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल का इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया था उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में। ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन 2 1901 में, ऑप्शन सी 1902 में, ऑप्शन डी 1903 में। तो ऑप्शन बी सही है, 1901। इसका व्याख्या देखें। भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे। ये भी कभी कोई पूछ लेता है सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन रहे, तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा। आगे देखें दोस्तों, ये स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसका क्वेश्चन यहाँ है, आंसर दूसरे पेज पे मिलेगा। निम्न में कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। देखें कौन नहीं था। तो ये क्वेश्चन का नहीं लिया आंसर, हमने छूट गया लग रहा है। आगे देखें 17वां, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा साल्ट वर्क्स पे सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। नंबर 1 ऑप्शन ए फ्रांसिस लुई, बी मार्क टूली, सी बेब मिलर, डी फिलिप स्प्रेट। ये कभी कभी 2 चीज़ें पूछा जाता है। एक तो इसमें पूछ लिया है सत्याग्रह और एक दांडी यात्रा, और ये आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें 2 पत्रकारों ने कवर किया था। तो इसमें जो है सत्याग्रह वाले में बेब मिलर थे। तो आगे देखें इसका व्याख्या, सी सही है इसका। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 को लगभग 25,000 स्वयं सेवकों ने धर्षणा नामक कारखाने पर धावा बोला, जहां उन्हें लाठियों से पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार बेब मिलर ने किया था। तो बेब मिलर को ही याद रखें तो कम से कम एक क्वेश्चन सही होगा। इस जो सत्याग्रह या दांडी मार्च हुआ था उसका जो कवर किया था जिस अखबार ने उस घटना को, वो बेब मिलर थे। आगे देखें विविध में, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं दोस्तों, विलियम हॉकिंस 1608, राल्फ फिच 1583, सर टॉमस रो 1614, निकोलस डाउटन 1613। तो सबसे पहले कौन है, रावल फिंच। तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2 नंबर कहीं है, 2 नंबर केवल एक जगह है ये। तो हम अगर कहीं नहीं है तो ये तो अपने आप से ही हो गया, अदरवाइज़ मिलाना पड़ता। 2 1883, फिर एक आएगा तो एक 1608, फिर 4 आएगा 1613, फिर 3 आएगा 1614। ये रहा आंसर। आगे देखें दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है क्वेश्चन की डिमांड। आगे देखते हैं दोस्तों कैसे इसमें। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु धूपगढ़ चोटी, राजस्थान सारामती चोटी, नागालैंड गुरु शिखर चोटी, मध्य प्रदेश दोदा बेटा। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें यहाँ पे देखने की ज़रूरत। तमिलनाडु दोदा बेटा है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान गुरु शिखर, ये देखिए 3 सही है। नागालैंड हमको नहीं पता सारामती चोटी कहाँ का है, लेकिन मध्य प्रदेश का धूपगढ़ है ये पता है। तो 4 ऑप्शन में से 3 हमको आ रहा है। तमिलनाडु का 4 है, ए का 4 है, बी का 3 है। अब ए का 4 देखते हैं, ए का 4, अब 2 4 है, बी का 3, तो आंसर डी सही होना चाहिए। सही है, देखिए डी। तो ये है डी में क्या है, ए का 4,
दादा बेटा, बी का 3 गुरु शिखर जिसे हम लोग माउंट आबू भी कहते हैं राजस्थान में, और नागालैंड सारामती चोटी 2, सी का 2 है देखिए, और डी का 1 मध्य प्रदेश धूपगढ़। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है बहुत। आगे देखें, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी उसी का है व्याख्या। तमिलनाडु दोदा बेटा चोटी, राजस्थान गुरु शिखर चोटी इसे माउंट आबू, नागालैंड सारामती चोटी, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। आगे देखते हैं, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी बूलर झील को बुलार लिखा बूलर झील। आगे देखें, उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का एक लैगून झील है जो झींगा मछली के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर में 60 किमी की दूरी पर स्थित भारत की अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। लोनार झील महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के बुलाढाना जिले में स्थित है, ज्वालामुखी उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है। बूलर झील जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है जो कि असत्य है। कक्षा 9 की एनसीईआरटी समकालीन भारतवर्ष में भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी झील चिल्का झील को दर्शाया गया था। विकल्प ए सही उत्तर होगा। आयोग ने बी सांभर को माना था, लेकिन चिल्का झील होना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ये भी नहीं आया क्वेश्चन में। आगे देखें, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील बी है। ऑप्शन ए पुलिकट झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी कुलेरू झील, ऑप्शन डी किल्ली वैली झील। तो ऑप्शन बी सही है, चिल्का झील लैगून पूर्वी तट पर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है। इस वर्ष 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह झील ओडिशा के 3 जिलों पुरी, खुर्दा तथा गंजम जिलों में विस्तृत है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। कुलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से है तथा किल्ली वैली झील का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। आगे देखें, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात ये नदी का नाम है, सुवर्ण रेखा नदी, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, बूढ़ा घाट जलप्रपात कांची नदी। तो इसमें डी सही नहीं है। बूढ़ा घाट कहाँ है देखते हैं, ऑप्शन डी देखिए। बूढ़ा घाट प्रताप बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांची नदी पर स्थित 10म जलप्रपात है। ये दोनों जलप्रपात झारखंड में स्थित है, जबकि अन्य हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी और मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन देखते हैं, ए मानसून की वापसी, बी चक्रवाती अवदाब, सी पश्चिमी विक्षोभ, और डी दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसमें आंसर कौन सा है? सी है। सी में क्या दिया हुआ, पश्चिम विक्षोभ पूर्वी मध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलती है पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी में गुजरते समय आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वह शीतकाल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो कौन सा सही है? पश्चिमी विक्षोभ। आगे देखें,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं क्या है। खनिज अन्वेषण का अभिकरण मुख्यालय तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ONGC भुवनेश्वर, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नागपुर, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली। इसमें कौन सा सही है? यहाँ देखते हैं। ONGC का नई दिल्ली में है, खनिज अन्वेषण लिमिटेड नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। आगे देखिए। NTPC की सिंगरौली स्थित का इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी भाग में स्थित है। यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो ऑप्शन बी सही है, केवल 2 सही है। ये NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। देखते हैं व्याख्या। NTPC देश की अग्रणी विद्युत उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी। NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना वर्ष 1977 में किया गया था। सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिद्धि तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तृत है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं। सिंगरौली विंध्याचल तथा रिहंद सिंगरौली तथा रिहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिद्धि सिंगरौली जिले में है। इसे रिहंद जलाशय तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी व कोयले की आपूर्ति की जाती है। NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। अब अगला देखते हैं। इंडोनेशिया द्वीप समूह में स्थित इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन 1 जावा, सुमात्रा, लोम्बैक, बाली, बी सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्ब्रोक, सुमात्रा, जावा, लोम्बैक, बाली, डी बाली, सुमात्रा, जावा, लोम्बैक। तो आंसर इसका बी होगा। ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में सुमात्रा पहले पड़ेगा, फिर जावा पड़ेगा, फिर बाली पड़ेगा, फिर लोम्बोक पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। 27 फिर 29 देखते हैं। अच्छा यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका भी। इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। इसके मुख्य द्वीप जो पश्चिम से पूर्व क्रमशः सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, एरियन और जया है। इसके सुमात्रा द्वीप से 0 अक्षांश रेखा विषुवत रेखा गुजरती है तथा यह द्वीप इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, अब इसकी राजधानी जकार्ता नहीं है, अब इसकी राजधानी बोर्नियो द्वीप पे हो गई दूसरी, ध्यान नहीं आ रहा कौन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया को मसालों का देश कहा जाता है। यह सिनकोना के उत्पादन में अग्रणी देश है। सिनकोना का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ना ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी बुल्गारिया। हमने दोस्तों नॉलेज के रिलेटेड पे एक वीडियो डाला है जिसमें भूमध्य सागर से लगने वाले देशों के नाम हैं। तो अगर उसको आप पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे कि इसमें सीरिया नहीं है, तुर्की है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया। बयान देखें। काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर में पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की है। काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया तथा काकेशम पर्वतमाला है। ये सीरिया जो है भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करता है।
आगे देखें, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना। तो हमने परसों पढ़ाया था जो जापान के द्वीप हैं बड़े वाले, जैसे होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, तो उसमें एक जगह कांतो दिया था। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो पाएंगे। तो ये जापान का मैदान है। आगे देखें दोस्तों, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, या थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का, नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। नोबी का मैदान होन्शु द्वीप पर स्थित है। देखिए होन्शु द्वीप आपको पता होना चाहिए, होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, जिसका क्षेत्रफल 2,27,398 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद होकाइडो है 83,000 वर्ग किलोमीटर के बाद। तो ये क्षेत्रफल भी याद करना पड़ेगा ऐसे भी। आगे देखें, तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है नागोया, इस प्रदेश का बृहत्तम नगर है। नोची मैदान, इस क्षेत्र में चावल और सब्जियों की कृषि होती है। कांतो मैदान होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित, टोक्यो शहर में इसी मैदान पे स्थित है। टोक्यो इसी पे है। ये ऊपर से दूसरा है, ऊपर जापान में होकाइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है नीचे सबसे अधिक। अब एक चीज़ और चर्चा करते चलें, हम यहाँ पे अगर जापान पढ़ रहे हैं तो जापान में सबसे ऊपर जो है आपका द्वीप है वो होकाइडो है, उसके नीचे होन्शु है, उसके नीचे शिकोकू है, फिर शिकोकू के नीचे आपको मिलेगा एक है उसका शिकोकू के नीचे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये चारों द्वीप जो हैं एक क्रम से हैं। क्यूशू है, सॉरी क्यूशू है लास्ट में। आगे देखें, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ज्वालामुखी पर्वत और देश, माउंट रेनर इटली, माउंट एटना मैक्सिको, माउंट पेरिकुटिन फिलीपींस, माउंट एपो यूएसए। तो देखते हैं आंसर, बी इसका आंसर है। बी, ए का 4 माउंट रेनर यूएसए में है। बी का 1 माउंट एटना इटली में है। सी का 2 माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है। और डी का 3 एंड एप्पो फिलीपींस में है। 20 का सही आंसर। आगे देखें, यहाँ भी देख लेते हैं इसका। देखिए 20 सही है। सूची 1 का सूची 2 से सही सम्मिलित युग्म इस प्रकार है, माउंट रेनर संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट एप्पो फिलीपींस। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जितने हवाई द्वीप कहाँ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ज्वालामुखी, इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पूछा जाता है। आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, सोकोत्रो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी 1 सही है, ना 1 सही है ना 2 सही है डी का। अब आंसर देखिए कौन सा है, तो आंसर बी है, केवल 2 सही है। कौन सा? इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। अब इसका व्याख्या देखते हैं बी का। सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास स्थित यमन का एक द्वीप है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिसमें से 32 संस्कृति, 7 प्राकृतिक और 1 विशिष्ट मिश्रित है स्थल है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कैरिबियन सागर कहाँ है देखना पड़ेगा। ग्रेनाडा, मार्टसेराट, मंडीरा,
एंगुइला। तो ए ग्रेनाडा, बी मार्टरेसाट, सी मंडीरा, डी एंगुइला। तो इसमें आंसर है सी मंडीरा। इसका व्याख्या देते हैं। मंडीरा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 801.1 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी पंचल और इसकी मुद्रा यूरो है। यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, काष्ठ शिल्प उद्योग, चीनी प्रसंस्करण प्रमुख उद्योग है। जबकि ग्रेनाडा, मार्टरेसाट और एंगुला कैरिबियन सागर में स्थित है। आगे देखें। मेकंग गंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेकंग गंगा का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। मेकंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। मेकंग गंगा का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार से है। व्याख्या देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकंग है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा भी कहते हैं। मेकंग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस की मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मिनाम के साथ मिनाम मेकंग डेल्टा वियतनाम में से ही चिरसिंग सिटी के निकट दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। तो कहाँ पे बनाती? वियतनाम में इसका डेल्टा बनता है, ना कि कंबोडिया में। ध्यान रखें, ये गलत है, दो सही है। वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों का नाम: स्थान लेवेस स्पेन, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, सैमल ऑस्टिया। तो इसका आंसर कौन सा है? डी सैमल ऑस्टिया। प्रश्नगत स्थानीय पवनों के नाम से उनके स्थानों का सही सुमेलित इस प्रकार है: लेवेस स्पेन, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। सैमल ऑस्टिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं है, बल्कि यह अरब, ईरान और इराक के मारुस्थलीय क्षेत्र की गर्म हवा है। तो डी सुमेलित नहीं है। आगे देखें। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोलर एनर्जी एक, बी पेट्रोलियम, सी वायु ऊर्जा, डी बायोगैस। आंसर देखते हैं 36 का। बी सही है। बी कौन सा है? पेट्रोलियम। एक गैर नवीनीकृत या अवनीकृत ऊर्जा संसाधन का संसाधन है। ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर इसे नवीनीकृत नहीं कर पाता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अच्छे होते हैं। नवीनीकृत ऊर्जा से प्रमुख स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कोको कहाँ होता है? गर्म देश में होता होगा। ऑप्शन ए लताविया, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी आइवरी कोस्ट। तो ऑप्शन ए सही नहीं है, लताविया। लताविया गर्म देश नहीं है, ये अफ्रीका का द्वीप नहीं है। ये तीनों देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं, जो कि ये लताविया आपका यूरोप महाद्वीप का। देखिए आंसर। कोको के प्रमुख उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि हैं। उष्णकटिबंधीय वनों से काकाओ नामक वृक्ष उगते हैं। इनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। इसके वृक्ष का मूल स्थान लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको दो प्रकार के होते हैं, क्रिडलो दक्षिण अमेरिका और फोरेस्टो अफ्रीका। लताविया का प्रमुख फसल राई है। आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। ये है स्थान, ये है जनजाति। अलास्का, कोरियाक,
बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रुबाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। आंसर ए सही नहीं है, अलास्का कोरयाक। देखें, बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रुबाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। कोराक पूर्वोत्तर साइबेरिया के चुकची समुदाय की जनजाति। ये लोग प्रायः चुक्को टको कमचटकन भाषा बोलते हैं। आगे देखते हैं, जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार, अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश तो वैसे भी है, 2011 के अनुसार 19% था जनसंख्या। जनगणना के अनुसार 2011 भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 11 के अनुसार अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से 5 राज्यों का उत्तर प्रदेश 1.98 लाख, महाराष्ट्र 11.27 लाख, उत्तर प्रदेश 19 करोड़ 98 लाख, महाराष्ट्र 11 करोड़ 23 लाख, बिहार 10 करोड़ 4 लाख .4, पश्चिम बंगाल 9.12 करोड़, आंध्र प्रदेश 8.45 करोड़। ये है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। तो मद्रास में किया गया था, ऑप्शन बी सही है। आंसर देखें और इसका व्याख्या। भारत में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। कंपनी ने 1600 में चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी कर जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए तथा न्यायिक पद्धति के विकास तथा करारोपण के लिए 29 सितंबर 1688 को मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना की थी। 29 सितंबर 1688 मद्रास में किया था। आगे देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी चतुर्थ अवस्था। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गंतव्य परिवर्तन लाता है। नगरीकरण की द्वितीय अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि, पूंजी की वृद्धि, परिवर्तन में वृद्धि तथा शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है। ऑप्शन बी सही था इसका। कौन सा? द्वितीय अवस्था। ऑप्शन आगे देखें, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ये क्वेश्चन 42 है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों। आप केरल को ले लीजिए, नगरीकरण वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जनसंख्या कंट्रोल होता है, ऊंची साक्षरता दर है। आगे देखें, ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। इसका व्याख्या देखें, नगरीकरण बढ़ने के साथ आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के लगातार महंगे होने के कारण लोग छोटे परिवार रखने को बाध्य होते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होती है जिससे सामाजिक धार्मिक अवरोध दूर होने के साथ ही परिवार नियोजन की अच्छाइयों को समझने में मदद मिलती है। अतः नगरीकरण व ऊंची साक्षरता दर जन्म दर को कम करने में सहायक है। आगे देखें 43, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए इधर, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मिजोरम। इसमें 2 क्वेश्चन निकल के आएगा। एक तो पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो पूछ रहा, फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। इसमें 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, ऑप्शन बी
इसका जनसंख्या घनत्व 17 है। 1 वर्ग किलोमीटर पे 17 लोग रहते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ इसका आंसर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 सबसे कम है, वहीं बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। 5 का जनसंख्या घनत्व देखेंगे, 1 अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119 और हिमाचल प्रदेश 123। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है नगरीकरण से कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ पे शहरीकरण सबसे कम है, तो वो हिमाचल प्रदेश में 10% शहरीकरण वहाँ पे हुआ है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। आगे देखें दोस्तों, प्रस्तावना संघ राज्य क्षेत्र नागरिकता मूल अधिकार मूल कर्तव्य राज्य के नीति निषेध तत्व, इसमें से क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। संघीय कहीं नहीं लिखा है, आप अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो संघीय शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। ये तो आदमी बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन डी जो है सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय उल्लेख है। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार का है उल्लेख भी प्राप्त है। ज्ञातव्य हो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे देखें दोस्तों, निम्नलिखित राज्य के गठन पर विचार कीजिए तथा 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 इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये देखिए सबसे पहले कौन किसकी स्थापना हुई थी, तो इनमें सबसे बाद में आप तेलंगाना को रखिए, 2014 में हुई थी, ठीक है। फिर झारखंड को रखिए, फिर गोवा को, फिर हरियाणा को। तो हमारा ऑप्शन होगा 2 3 1 4, यानी 2 3 1 4 मतलब 23 14। देखते हैं 23 14 है कहीं, 23 14 ये क्या, कालक्रम अनुसार रखिए। अच्छा कीजिए था कालक्रम सबसे पहले कौन बना था, ये ठीक 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 ठीक, ये उल्टा हमने बता दिया। सबसे पहले हरियाणा 1966 में बना था, फिर गोवा 1987 में, फिर झारखंड 2000 में, फिर तेलंगाना 2 जून 2014 में। सही है, हमने उल्टा बता दिया था, ये सही है। हरियाणा 1966, गोवा 1987, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2 जून। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चौथा 1 3 2। आगे देखें दोस्तों, 46 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम चुनाव मतदान, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा, ऑप्शन डी संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों का सम्मान करें। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, तो ये दोनों को बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाला है, नहीं तो वहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं। मेरे नॉलेज कैरियर एकेडमी पे रिकॉर्डिंग वीडियो दोनों का पढ़ा है, मौलिक कर्तव्य का और नीति निर्देशक तत्व का, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये आम, अगर आप मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उसमें से ये आम चुनाव में मतदान ये नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। इसका व्याख्या देखें, ऑप्शन ए सही नहीं। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन, इसके आदर्शों को सम्मान मौलिक कर्तव्य में, जबकि आम चुनाव का मतदान का अधिकार एक संविधिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। आगे देखें 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हम लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? देखिए किसने कहा था, किस महान आदमी ने। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी
राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन डी सही है, एस राधाकृष्णन। क्योंकि अगर संविधान से कोई भी क्वेश्चन आता तो हम आँख बंद करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पे लगा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा गौर से पढ़ने वाला है। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया यथा तथा सब विश्व के साथ की गई संधि कहा था। स्वाभाविक ही है कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। आगे देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 267, ऑप्शन डी अनुच्छेद 268। ये कितने नियरेस्ट अनुच्छेद दिए हैं देखिए, अनुच्छेद पढ़ना भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 267। देखते हैं क्या ऊपर, हाँ ऑप्शन दिया। व्याख्या देखते हैं, अनुच्छेद 267 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिकता निधियां स्थापित करने का अधिकार देता है। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन रहती है ताकि वह अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के मामले में अग्रिम धन दे सकें जब तक संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते हैं। आकस्मिक निधि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है जिसके अधीन अकस्मात कुछ व्यय जरूरी हो जाए। वर्तमान में राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का आकार 30 करोड़ है। 30 करोड़ है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ऑप्शन ए। 2, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी ए और 2 दोनों, ऑप्शन डी 1 और 2, ना तो 1 और ना तो 2। तो ऑप्शन सी सही है, ए और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। व्याख्या कर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में निम्नलिखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। स्पष्ट है कि प्रश्न का दोनों का कथन सत्य है अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन 50, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों की नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो 50वां क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा दोस्तों, सस्पेंस है ये। तो दोस्तों ये रहा 1 से लेके 49-50 तक जो क्वेश्चन है उसमें आंसर। तो ये आपका 2021 का जीएस फर्स्ट पेपर था जिस क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक दिया गया। जो मेन था उस क्वेश्चन आंसर को पढ़ाया गया और उसका व्याख्या भी बताया गया। तो ये दोस्तों पढ़ते रहें, आने वाले एग्ज़ाम 14 मई को बहुत मददगार सिद्ध होगा ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपको चैनल पे कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और कंटिन्यू ये 2-4 साल के पेपर को ऐसे पार्ट में पढ़ा दिया जाएगा और जो आपके आने वाले पेपर में बहुत ही सहायता और हेल्पफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों।